ठीक है, तो आज का जो क्लास है, इस क्लास में भी हम पिछले क्लास के जैसे ही थोड़ा सा डेमो क्लास लेंगे, जिसमें हम एक सर्किट को बिल्ड करना सीखेंगे। पिछले क्लास के जैसे भी आज का जो सर्किट है, ये भी सिंपल सा सर्किट होगा, ज़्यादा भारी भरकम मतलब सर्किट नहीं लेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारा डेमो क्लास है, उस डेमो क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको आरएलसी का बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि बेसिक नॉलेज से थोड़ा सा स्टार्ट करें, और इतना भी बेसिक नहीं होना चाहिए कि जिससे कि आपको भी मालूम हो वो चीज़ें मैं दोबारा रिपीट करूँ। ठीक है, तो आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे और इसको हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ में प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। और प्रैक्टिकल करने के टाइम पे मैं आपको एक ऐसा डिवाइस के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद आपको उस चीज के बारे में मालूम नहीं होगा। क्या डिवाइस है, कैसे काम करता है, कैसे वायरिंग करते हैं, वो सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी के टाइम पे जो हमारा क्लास है, इस क्लास में एक कंडीशन दिया गया है, जहां पे हमसे बोला जा रहा है कि हमें यहाँ पे दो मोटर के लिए, पिछले क्लास की जैसे ही मैंने सर्किट बनाया हूँ, लॉजिक बनाया हूँ, जो कि मैं आपको आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, जिससे कि आपको पता चल सके कि लाइव क्लास जो हमारा होने वाला है, जो कि कल से 6 तारीख से जो स्टार्ट होने वाला है, उसमें हमें किस प्रकार से सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन में कहा जा रहा है कि हमारे पास में दो मोटर है, मोटर ए और मोटर बी। दो मोटर है, दोनों मोटर का नाम लिखा गया है, मोटर ए और मोटर बी। अब कंडीशन यहाँ पे इनको चालू करने का बहुत ही सिंपल सा दिया गया है। केवल कहा जा रहा है कि जब मोटर ए रन करता है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोटर ए जो है ना, वो 30 मिनट तक रन होगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा मोटर ए है, इसको हमें 30 मिनट तक रन करवाना है। 30 मिनट जैसे ही कंप्लीट होता है तो ऑटोमेटिकली मोटर ए जो है ना, ये हमारा बंद हो जाएगा। और इसके बंद होते ही मोटर बी जो हमारा है, ये मोटर बी हमारा रन करना स्टार्ट करेगा, और ये भी हमारा 30 मिनट तक रन होगा। और जैसे ही 30 मिनट कंप्लीट होता है, तुरंत यहाँ पे मोटर बी जो है, ये मोटर बी भी हमारा बंद हो जाएगा। और इसके बंद होने के बाद मोटर ए ऑटोमेटिकली दोबारा चालू हो जाएगा। और ये जो साइकिल है, मतलब कि मोटर ए चलेगा, फिर मोटर बी चलेगा, फिर ए चलेगा, फिर बी चलेगा, ये जो साइकिल है ना, ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि हम यहाँ पे स्टॉप बटन जो है, उस बटन को प्रेस नहीं करते हैं। जैसे ही स्टॉप उस बटन को हम प्रेस करेंगे, हमारा जो दोनों मोटर है, दोनों मोटर पूरा बंद हो जाएंगे, पूरा रीसेट हो जाएगा। जो भी टाइम सेट किया गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे हमारा मोटर 5 मिनट चला हो, 10 मिनट चला हो, 15 मिनट चला हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहां पे हमारा मोटर दोनों के दोनों बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में एक सिंपल सा कंडीशन है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सर्किट को बिल्ड करना है। अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे ये जो सर्किट है, इस सर्किट के सॉरी ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप सर्किट बिल्ड कर पाओगे? माइक को अनम्यूट करके आप बता सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, दो छोटा सा कंडीशन है, जहां पे कहा जा रहा है कि हमारे पास में दो मोटर है, उन दोनों मोटर को चालू बंद करने के लिए सर्किट बनाना है। सर्किट इस प्रकार से होना चाहिए कि मोटर ए हमारा 30 मिनट के लिए रन हो और मोटर बी 30 मिनट के लिए रन हो। लेकिन वन बाय वन दोनों मोटर चालू होना चाहिए। पहला बंद होगा, दूसरा चालू होगा, दूसरा बंद होगा, पहला चालू होगा। इस प्रकार से हमारा मोटर वर्क करना चाहिए। क्या आप में से कोई है जो इस सर्किट को पूरा बना सकता है आरएलसी बेस पे? पीएलसी की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, आरएलसी क्लास का ये डेमो है, तो आरएलसी के बारे में हम बात करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जैसे शायद कोई नहीं बना पाएगा, इसलिए अभी तक आवाज नहीं आई। चलिए, बहुत इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। ठीक है, आप इस क्लास को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर्किट। स्टार्टर का जो बनता है ना सर, जी जी, बताइए बताइए। जैसे में जैसे में सर स्टार डेल्टा का जो फीडर बनता है ना, जी जी। उसे नहीं कर सकते हैं इसका चालू बनाना ही सीखते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर की जैसे बना सकते हैं, लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर का वर्किंग थोड़ा डिफरेंट होती है। और जो हमारा यहाँ पे कंडीशन है, इसका कंडीशन डिफरेंट है। तो क्या हम स्टार डेल्टा को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ वो तो बात है। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करके अगर हम सर्किट बनाना चाहे तो बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें मोटर को चालू करने का तरीका क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे बोला नहीं गया कि कौन सा तरीका आपको इस्तेमाल करना है। मोटर को चालू करने का मोस्टली कंडीशन में इंडक्शन मोटर जो होती है, उसको हम दो तरीके से चालू करते हैं। या तो हम ड्यूअल स्टार्टर के जरिए या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर के जरिए चालू बंद करते हैं। आपको मालूम है स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज करते हैं? मोटर का स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। ठीक है, मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम चाहते हैं कि मोटर जो है हमारा लॉन्ग टाइम लाइफ तक चले। स्टार्ट मोटर का वाइंडिंग जो है, उस वाइंडिंग में ज्यादा करंट फ्लो ना हो, जिसकी हेलो वजह से मोटर। हाँ जी। ठीक। ठीक है सर, तुम। इसका जो हम्म। टाइमर से वो करके क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोलिंग वायरिंग करके कनेक्टर से जोड़ के। जी बिल्कुल, यहाँ पे टाइमर यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है टाइम के बारे में। जहां पे भी टाइम के बारे में डिस्कशन होगा, किसी भी सर्किट हो, चाहे वो आरएलसी का सर्किट हो या फिर पीएलसी का सर्किट हो,
जहां पे टाइमर की बात हो जाएगी, टाइम की बात होगी, तो वहां पे हमें टाइमर का इस्तेमाल तो करना ही करना है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बता रहा था, उसको कंप्लीट कर लूं, ठीक है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें स्टार्टिंग करंट को कम करना होता है। यहाँ पे कंडीशन जो दिया गया, इसमें बोला नहीं जा रहा कि हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करना है कि डीओएल स्टार्टर यूज करना है। तो हम सिंपल सा यहाँ पे डीओएल स्टार्टर का यूज करते हुए पूरा चीजें बनाएंगे। अब ड्यूअल स्टार्टर में यहां पे हमें बताइए कि इस स्टार्टर का, ड्यूअल स्टार्टर का यूज करते हुए मेरे पास में दो मोटर है, दो मोटर को चालू करना है। तो सबसे पहला चीज हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉन्टेक्टर। तो मैं यहां पे लिखता हूं कॉन्टेक्टर। अब मुझे यहां पे बताइए कि कितना कॉन्टेक्टर मुझे यहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। दो कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करूं, तीन इस्तेमाल करूं, चार इस्तेमाल करूं, कितना करना पड़ेगा? देखिए यहां पे हमें दो कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहां पे दो मोटर है। आपको मालूम है हैवी करंट फ्लो होगा मोटर के लिए। मोटर का जो पावर सर्किट होगा उसमें हैवी करंट फ्लो होगा, और हैवी करंट फ्लो करवाने के लिए, चालू बंद करने के लिए हमें इस प्रकार का कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो टोटल यहां पे हमें दो कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहां पे बात आता है टाइमर के बारे में। टाइम की बात हुई है, टाइमर इस्तेमाल करना पड़ेगा। टाइमर कितना इस्तेमाल करेंगे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि आखिर हमें कौन सा टाइमर यूज करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो एप्लीकेशन है, जो लॉजिक दिया गया है, जो कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा पूरा सर्किट वर्क करे। क्या आप में से कोई बता सकता है इसी? ऑन डेली टाइमर सर। ऑन डिले टाइमर, जी बिल्कुल। ऑन डिले टाइमर का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे पूरा सर्किट को बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं ऑन डिले टाइमर हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताइए कितना टाइमर मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा इस वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग सर्किट को बिल्ड एक करने के लिए? वन टाइमर सर। जी नहीं, हमें यहाँ पे दो टाइमर इस्तेमाल करना पड़ेगा। दो टाइमर क्यों इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये सब चीजें आप आगे समझोगे। एक टाइमर का इस्तेमाल करेंगे तो सर्किट हमारा थोड़ा सा अलग तरीके से वर्क करेगा। हमारा जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन के तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से। इसके अलावा एक और टाइमर आती है, टाइमर भी बोलते हैं उसको, रिले भी बोलते हैं। जो मैंने बताया ना, एक स्पेशल डिवाइस के बारे में आपको बताऊंगा। वो स्पेशल डिवाइस भी यदि हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो यहाँ पे ये जो टाइमर है ना, इस टाइमर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा हमें। उसको पूरा बाईपास करके सिंपल उस डिवाइस को लगा देंगे, पूरा वर्किंग कंप्लीट। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कमेंट करके पूछते हैं या फिर कॉल पे भी पूछते हैं कि सर मेरे पास में दो मोटर है, उन दोनों मोटर को पर्टिकुलर टाइम पे चालू बंद करना है, कैसे करूं, क्या डिवाइस लगाऊं, कौन सा टाइमर यूज करूं, इस टाइप से बोलते हैं। तो मैं उनको हमेशा वही डिवाइस के बारे में सजेशन करता हूं कि वो जो डिवाइस है उस डिवाइस का इस्तेमाल करो, उससे आप सर्किट बनाओ। बहुत सिंपल सा सर्किट बन जाएगा, और सिंपल सा सर्किट के जरिए आपका पूरा जो एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग सर्किट वर्क करेगा। कैसे करेगा आगे समझोगे, ठीक है। अब यहां पे बोला जा रहा है एक स्टॉप बटन यूज करना है बंद करने के लिए, तो उसको तो आपको मालूम है लगा देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे ड्यूअल स्टार्टर यूज करेंगे। तो ड्यूअल स्टार्टर यूज करने के बाद सर्किट को बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे जो सर्किट है, इस सर्किट को बनाने के लिए केवल कॉन्टेक्टर और टाइमर का यूज करके, इसके बाद स्टॉप बटन और एक स्टार्ट बटन का यूज करके मैं सर्किट को बना सकता हूं? इसके अलावा क्या मुझे कुछ और यूज करना पड़ेगा कि इतने में ही वर्क हो जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को? कुछ और यूज करना पड़ेगा यहाँ पे हमें? ओएलआर सर। ओएलआर, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए ओएलआर यूज कर सकते हैं हम। लेकिन अभी के टाइम पे ओएलआर को हम बाईपास करते हैं, ठीक है। ओएलआर यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। तो ओएलआर को भूल जाइए, इसको लगाना पड़ेगा लेकिन अभी के टाइम पे भूल जाइए। इसके अलावा सर्किट को, कंट्रोल सर्किट को बनाने के लिए, पावर सर्किट की बात नहीं करें, कंट्रोल सर्किट को बनाने के लिए और क्या चीज हमें यहाँ पे लग सकता है, क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? सर एमपीसीबी, सर एमपीसीबी यूज कर सकते हैं क्या? एमपीसीबी ये तो पूरा प्रोटेक्शन के लिए हो जाता है। वो आपका मोटर जो है वो एक तरह का कॉन्टेक्टर जैसे काम करेगा। अगर आपको डायरेक्टली बटन दबा के चालू बंद करना है तो आप चाहो तो वहां पे एमपीसीबी का इस्तेमाल कर सकते हो। एमपीसीबी का फुल फॉर्म क्या हो गया? मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे ओएलआर का यूज नहीं करना चाहते तो एमपीसीबी का इस्तेमाल करोगे। एमपीसीबी का इस्तेमाल करोगे तो एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे कंट्रोल सर्किट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉन्टेक्टर का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप एमपीसीबी से डायरेक्टली चालू बंद कर सकते हो। लेकिन यदि आप कंट्रोलिंग करना चाहते हो, एमपीसीबी का भी इस्तेमाल करना चाहते हो, तो एमपीसीबी का इस्तेमाल करोगे तो ओएलआर आपका बाईपास हो जाएगा, इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं यहाँ पे हमें क्या एक और डिवाइस इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक टाइम पे, इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक टाइम पे हमारा फर्स्ट मोटर जो है ये चालू होगा, फिर हमारा सेकेंड मोटर यहाँ पे चालू होगा। मतलब कि यहाँ पे हमें सर्किट को चालू रखना पड़ेगा ना। स्टार्ट बटन यूज हो रहा है, एमसीबी की बात होती तो यहाँ पे हमें कुछ और इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ पे बात हो रही है कि स्टॉप बटन के जरिए हम सर्किट को बंद करेंगे, मतलब कि स्टार्ट बटन का भी यूज होगा सर्किट को चालू करने के लिए। अब यदि हम सर्किट को चालू करेंगे तो चालू करके सर्किट सर्किट आवाज क्यों सर आप तो। और जैसे कि हम यदि सर्किट को चालू कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए, अभी मान लीजिए एक सिंपल सा बता रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टार्ट बटन लगाया,
इसके जरिए मैंने फर्स्ट वाले मोटर का जो कॉन्टेक्टर है उसको मैंने चालू कर दिया, ये कॉन्टेक्टर मेरा है, ये चालू हो गया। अब इसके चालू होने के बाद इसको बंद करना है, बंद करने के बाद सेकंड को चालू करना है ना, तो ये जब बंद हो जाएगा तो इसके बंद होने के बाद सेकंड को जब चालू किया जाएगा तो बीच में कुछ ना कुछ सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए दोनों कॉन्टेक्टर बंद रहेंगे, और दोनों कॉन्टेक्टर जब बंद रहेगा तो हमारा पूरा सर्किट जो है वो बंद हो जाएगा, मतलब कि पूरा का पूरा सर्किट ऑफ। तो पूरा सर्किट हमारा ऑफ ना हो, ऑटोमेटिकली बंद ना हो जाए स्विचिंग के टाइम पे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक रिले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा रिले होगा? तो ग्लास रिले होगा, जिसको हम बोलते हैं MY2N रिले, या फिर आप यहाँ पे MY4N रिले, जो इस्तेमाल करना चाहो, जिस टाइप का इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। केवल यहाँ पे आपको एक ग्लास रिले का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग सर्किट को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, बाकी जो आगे का सर्किट है कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे बनाएंगे, चलिए उसको समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि जो हम यहाँ पे डेमो क्लास ले रहे हैं, ये डेमो क्लास किसका है। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कल से हमारा एक लाइव क्लास चालू होने वाला है, जिसका नाम है RLC NPLC लाइव क्लास, जहां पे हम आपको RLC के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज देने वाले हैं, साथ ही साथ में PLC का जो है उसका भी हम आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाले हैं। तो यदि आप RLC प्लस PLC का नॉलेज लेना चाहते हो, वो भी लाइव क्लास के माध्यम से, जैसे कि आप अभी के टाइम पे हमसे डायरेक्टली बात करते हुए पूरा चीजें सीख रहे हो, तो इसके लिए इस वाले कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का फीस यहाँ पे, कोर्स का फीस हमारा यह है 2000 रुपीज, लेकिन अभी के टाइम पे जैसे कि मालूम है पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कूपन कोड दिया था, कूपन कोड को अप्लाई करके यूज करके आप यहाँ पे केवल 1800 रुपीज में कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड हमारा यहाँ पे लाइव 200 है। इस वाले कूपन कोड को यदि आप लिख दोगे कोर्स को ज्वाइन करने के टाइम पे, तो कोर्स का फीस केवल 1800 रुपये रह जाएगा। 1800 रुपये पे करके आप डेली हमसे 45 दिन तक लाइव क्लास ले सकते हो। रात को 8 बजे क्लास हमारा स्टार्ट होगा, और वो क्लास हमारा डायरेक्टली 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक चलेगा, मतलब कि 1.5 घंटे डेली हम आपको लाइव क्लास के माध्यम से पूरा चीजें पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक जो होगा वो टॉपिक कुछ इस प्रकार से है, जहां पे हमारा, ठीक है, RLC का जो ट्रेनिंग होगा उस ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा कुछ इस प्रकार से, जहां पे हम बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, मल्टीमीटर का यूज कैसे करेंगे उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, NONC कॉन्सेप्ट जो होता है इलेक्ट्रिकल में, यदि आप कंट्रोलिंग करना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है NONC कॉन्सेप्ट। तो NONC कॉन्सेप्ट का जो पूरा चीजें है वो चीजें आपका हम पूरा लाइव क्लास के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करते हुए पूरा सिखाने वाले हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है कैसे वर्क करता है, कैसे वायरिंग करते हैं, जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, हर एक डिवाइस को कवर करना, हर एक डिवाइस को मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा लाइव क्लास के माध्यम से, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट डिवाइस है उनके बारे में जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए उसको मैं कवर करके पूरा बताऊंगा। इसके बाद जो मोटर स्टार्टर का थ्योरीज होते हैं, वायरिंग होते हैं, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम कैसे बिल्ड करते हैं, जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, उस टाइप से आपको बहुत सारे क्लासेस हमारे लाइव क्लास के माध्यम से मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे हम आपको ड्राइंग पढ़ना भी सिखाएंगे। ये ड्राइंग के क्लासेस लास्ट में चलेगा, जो कि 2 या 3 दिन का क्लास होगा, जहां पे आपको हम ड्राइंग पढ़ना पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद जब हमारा PLC का क्लास होगा, वो क्लास हमारा टोटल 30 डे तक चलने वाली है, मतलब कि 15 दिन चलेगा RLC का क्लास, फिर 16वां दिन से 16 डे से हमारा PLC का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे हम आपको PLC का पूरा वायरिंग समझाएंगे, PLC क्यों यूज करते हैं, PLC कैसे वर्क करता है, वो सब चीजें एक्सप्लेन करते हुए वायरिंग एक्सप्लेन करेंगे। वायरिंग के बाद में सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है फ्री में। PLC प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास में एक लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप यदि आपके पास में, तो आपके लैपटॉप में कैसे PLC को प्रोग्राम करने वाली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, कैसे यूज करोगे, वो सब चीजें हम आपको पूरा डिटेल वे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक डेल्टा कंपनी का जो PLC है, आपको मैं बता दूं कि जो हमारा लाइव क्लास है, ये क्लास हमारा PLC एंड HMI के बारे में, और जो हम PLC और HMI यूज करने वाले हैं वो डेल्टा कंपनी का जो PLC है उसका यूज करते हुए हम पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि सर आखिर डेल्टा का ही क्यों यूज कर रहे हो, बाकी कंपनी का क्यों नहीं यूज कर रहे हो। देखिए, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमारा डेल्टा कंपनी का PLC है ना, ये सबसे बेस्ट PLC है PLC को सीखने के लिए। यदि आप डायरेक्टली सीमेंस PLC पे सीखना स्टार्ट करोगे ना, तो 3-4 दिन क्लास देखने के बाद आप बोलोगे सर मेरे से नहीं होने वाला, मैं बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं कर पाऊंगा। ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ ना आए। आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर एक चीज को सीखो। आपका यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना डेल्टा PLC से, तो आसानी से आप सीमेंस PLC को भी सीख पाओगे। केवल वहां पे आपको सॉफ्टवेयर के बारे में सीखना होगा, और बहुत थोड़ा बहुत चीजें चेंजेस होती हैं उसको सीखना होता है।
डेल्टा पीएलसी में जिस प्रकार से हम प्रोग्राम बनाएंगे, लेटर डायग्राम बनाना होता है, लेटर डायग्राम जिस प्रकार से बनाएंगे उसी प्रकार से सीमेंस में, मित्सुबिशी में, बाकी में बनाना होता है, केवल थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो यदि आप एक पे अच्छे तरीके से सीख लिए तो दूसरे को सीखने में बहुत आसानी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में होगा। इंडस्ट्री में जो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जो प्रोग्राम बनाया था वो कैसे बनाया था, कैसे वर्क करता है, वो सब चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद एनालॉग प्रोग्रामिंग, साथ ही साथ में हाई स्पीड प्रोग्रामिंग, एचएमआई का डिजाइनिंग, एचएमआई जो होती है उस एचएमआई का डिजाइनिंग कैसे करेंगे, प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। एचएमआई के जरिए यदि आप मोडबस कम्युनिकेशन करना चाहते हो एचएमआई और पीएलसी के बीच में, एचएमआई बीएफडी के बारे में, एचएमआई और बीएफडी के साथ में, या फिर पीएलसी और बीएफडी के साथ में मोडबस कम्युनिकेशन कैसे करोगे, पूरा डिटेल वे में हम आपको एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। ये जो सभी टॉपिक होगा इसको हम 30 डे के अंदर कवर करेंगे, लेकिन 30 डे के अंदर यदि हमारा टॉपिक ये कवर नहीं होता है तो हम क्लास को और एक्सटेंड कर देंगे आप लोगों के लिए, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि 45 दिन का क्लास हमारा 50 दिन चला जाए, 60 दिन भी चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक कि हम आपको ये सब चीजें पूरा डिटेल में ना सिखा दें तब तक हम क्लास को खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको क्लास के बारे में कोई सवाल है या फिर कुछ जानना चाहते हो आप डायरेक्टली कुछ मिनट के लिए पूछ सकते हो, उसके बाद हम हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सर क्लास कितने बजे से चालू होगा हर दिन सर? ये क्लासेस जो होगा, ये क्लासेस हमारा यहाँ पे रात को 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक चलेगा डेली, लेकिन संडे को ऑफ रहेगा, संडे का क्लास नहीं रहेगा, ठीक है। 6 जनवरी से स्टार्ट होगा, 1.5 घंटे ओके का सर, क्लास ओके सर, ठीक है। ओके सर, ओके सर। और कुछ जानना है, क्लास कैसे ज्वाइन करना आपको मालूम है। हमारा जो ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, इस ऐप के अंदर इंस्टॉल करके, इस ऐप में इंस्टॉल मतलब कि आपका अकाउंट बना लीजिएगा। अकाउंट बनाने के बाद वहां पे पीएलसी का क्लास मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है, कोई दिक्कत है, आप चाहो तो मेरे नंबर पे 8989044606 इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इतना चीजें आपको पता चल गया होगा। चलिए आज का जो क्लास है इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन तो आपको पता चल गया था ना कि क्या कंडीशन पे हमें सर्किट को बनाना है आज। ये कंडीशन था, कंडीशन को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। फिर से मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 मोटर हमारे पास में, 2 मोटर को चालू बंद करने के लिए हमें पूरा स्टार्टर बनाना है। जहां पे कहा जा रहा है कि फर्स्ट मोटर जो है सबसे पहले 30 मिनट रन होगा और उसके बंद होते ही सेकेंड मोटर हमारा 30 मिनट के लिए चालू हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहेगा जब तक कि हम यहाँ पे स्टॉप बटन को प्रेस करके इसको बंद ना करें, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कंडीशन है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सर्किट को बनाना है। चलिए कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। बनाने से पहले मैंने आपको दिखा दिया कि हमें यहाँ पे ऑन डिले टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्टार्ट बटन स्टॉप बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें एक रिले का इस्तेमाल करना पड़ता है, ग्लास रिले का। ग्लास रिले आपको मालूम है ना कैसा होता है, पिक्चर लगाना यहाँ पे भूल गया मैं। ग्लास रिले मालूम है आप लोगों को कैसा दिखता है? और आप लोग शांत हो गए, क्या हो गया, ज्यादा समझ नहीं आ रही क्या कुछ चीज? नहीं सर, नाम ही नहीं सुना ग्लास रिले। ग्लास रिले आपने नाम ही नहीं सुने? 1 मिनट में मंगा रहा हूँ, वही अलमारी पे रखा हुआ। सुना हुआ है, सुना हुआ है। ग्लास रिले सिंपल सा MY2N रिले देखे होंगे आपने, या फिर कंट्रोलिंग में जो NONC कॉन्टैक्ट के लिए हम यूज करते हैं रिले, देखा है वो सर। रिले होता है, ठीक है। सर ला रहे हैं, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। हमारा जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं तब तक, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट। तो कंट्रोल सर्किट में आपको मालूम है सबसे पहले हमारा जो फेयर सप्लाई होता है उसका यूज करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास में एक न्यूट्रल सप्लाई होता है, उसका यूज करके पूरा कंट्रोलिंग करते हैं। सिंगल फेज के पावर सप्लाई पे हम कंट्रोलिंग करेंगे। तो फेज सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, ये हमारा फेज सप्लाई के लिए हो गया। और न्यूट्रल सप्लाई के लिए यहाँ पे ब्लैक कलर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इन 2 लाइन के बीच में हम पूरा का पूरा सर्किट बनाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कंट्रोलिंग है, उस कंट्रोलिंग में मैंने बोला था कि एक सर्किट को हमें चालू रखना पड़ेगा तब जाके हमारा स्टार्टर वर्क करेगा। यदि हम सर्किट को चालू रखने के लिए कोई सर्किट नहीं बनाएंगे तो इस कंडीशन में जब हमारा फर्स्ट मोटर चालू होने के बाद उसका टाइम कंप्लीट होगा तो उसके बाद जब स्विचिंग करेगा सेकेंड वाले पे, तब उस समय हमारा जो मोटर है मोटर बंद हो जाएगा, स्टार्टर बंद हो जाएगा। क्यों बंद होगा? क्योंकि जो सर्किट है वो होल्ड नहीं हो पाएगा, उसका सर्किट कट जाएगा। तो सर्किट को होल्ड करने के लिए हमें यहाँ पे एक ग्लास रिले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ग्लास रिले का सिंबल जो है ना, मैं यहाँ पे इससे बना देता हूँ, एक कॉन्टेक्टर के जैसे ही बनाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम कॉन्टेक्टर का सिंबल बनाते हैं ऐसे सेम इसी प्रकार से हमें ग्लास रिले का भी सिंबल बनाना पड़ता है। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को आप चाहो तो कॉन्टेक्टर का सिंबल बोल सकते हो या फिर ग्लास रिले का सिंबल भी बोल सकते हो। सिंपली रिले भी बोल सकते हो, मैं ग्लास रिले बोल रहा हूँ लेकिन रिले बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है, अभी के टाइम पे कॉन्टेक्टर समझिए, रिले बाद में बोलेंगे, ठीक है। अभी ये कॉन्टेक्टर है, अब इस कॉन्टेक्टर को हमें चालू करके रखना है। तो हम क्या चीज करेंगे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, आप बता सकते हो? एक न्यूट्रल लेना पड़ेगा सर।
एक न्यूट्रल देना पड़ेगा। ठीक है, मैं न्यूट्रल सप्लाई दे देता हूँ। न्यूट्रल सप्लाई मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और कुछ और क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें? स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप और पुश बटन लेना पड़ेगा, जैसे कि पिछले क्लास में हमने लिए थे। ड्यूअल स्टार्टर सिंपल सा बनाना है, ये आप समझ लीजिए। तो एक स्टार्ट बटन ले लिया मैंने यहाँ पे, एक स्टॉप बटन ले लिया। ठीक है, ड्यूअल स्टार्टर आपको मालूम होगा, पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किया, तो दोबारा से उसी चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा ड्यूअल स्टार्टर बना देता हूँ। फेस सप्लाई को स्टॉप बटन, फिर स्टॉप बटन से पावर सप्लाई जाएगा स्टार्ट बटन में, फिर यहाँ से जाएगा रिले में। रिले जो होता है उस रिले में आपको यहाँ पे 13 नंबर का टर्मिनल और 14 नंबर का टर्मिनल मिलेगा। कॉन्टेक्टर जो होता है उस कॉन्टेक्टर में आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है कॉन्टेक्टर में? A1 A2 A1 A2 मिलता है। ठीक है, तो कॉन्टेक्टर में हमें मिलता है A1 A2। लेकिन यदि आप ग्लास रिले देखोगे तो वहां पे आपको कोयल का टर्मिनल 13 और 14 नंबर के टर्मिनल से मिल जाएगा। तो ये हमारा ग्लास रिले है, मैं यहां पे लिख देता हूं सिंपली, ये हमारा एक रिले है। ठीक है, तो रिले जो है ना, उस रिले को मैंने यहाँ पे लिख दिया हूं, और रिले हमारा 13 और 14 नंबर का टर्मिनल है। ठीक है, रिले में हमें 13 और 14 नंबर का टर्मिनल मिल जाएगा। अच्छा, ये आप देख रहे हो ना, इसको जानते हो? यस सर। इसको क्या बोलते हाँ हैं? हाँ सर, ये रिले देखा ग्लास है, रिले देखा है सर। सर। ठीक है ना, आपने पैनल में इसको देखा रिले बोलते हैं। रिले ही बोलते Yes, हैं, sir, ग्लास yes, sir. रिले बोलते हैं, MY2N रिले, MY3N रिले, MY4N रिले के भी Okay, नाम sir. से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो रिले है, इस रिले का इस्तेमाल करते हैं किसी सर्किट में NONC का काम करने के लिए, सर्किट को चालू रखने के लिए। ठीक है, तो ये जो रिले है, इसी रिले का सिंबल मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इस रिले में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे इस टाइप से सीधा करेंगे इसको, तो नीचे में यहीं पे 13 और 14 नंबर का टर्मिनल मिलता है। 13 और 14 नंबर का टर्मिनल जो होता है वो होता है इस रिले का कॉइल। यहाँ पे एक कॉइल है, इस कॉइल को ऑपरेट करने के लिए तो इसी कॉइल का यहाँ पे टर्मिनल है, इसी को हमें पावर सप्लाई देना पड़ता है। मतलब कि रिले को यदि हमें चालू करना है तो 13 नंबर पे फेज सप्लाई और 14 नंबर पे न्यूट्रल सप्लाई देना है। लेकिन इसको पावर सप्लाई देने से पहले रिले जो हम यूज कर रहे हैं उसका जो कॉइल है, उस कॉइल का वोल्टेज कितना है, कितने वोल्ट पे ऑपरेट होगा, उसको हमें देखना होता है। फिलहाल के टाइम पे ये जो मेरे पास में ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होगा और ये 220 वोल्ट पे, मतलब कि ये वाला रिले में इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहूँ तो इस रिले का जो बेस है इसको निकालूं और इसमें डायरेक्टली यहाँ पे इसमें मैं डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, मतलब कि इसको चेंज कर सकता हूँ अगर सेम टाइप का बेस होगा तो। ठीक है, ये सेम है, लग गया। ठीक है, तो ये सेम है तो इसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो इसको हम ग्लास रिले बोलते हैं, MY2N रिले बोलते हैं, या फिर आप इसको, हाँ ठीक है, ग्लास रिले या फिर रिले या फिर MY2N रिले। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिले को हमने फेज सप्लाई दे दी है। अब इसका होल्डिंग बनाना होगा, तो होल्डिंग के लिए यहाँ पे हमें एक एनो कॉन्टेक्ट लेना होगा। एनो कॉन्टेक्ट किसका होगा? एनो कॉन्टेक्ट किसका इस्तेमाल करेंगे? रिले का। क्यों रिले का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि इसी को तो हमें होल्ड करना है, जिसको होल्ड करना है उसी का एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करेंगे। पिछले क्लास में बताया था, जिसको हमें होल्ड करना है उसी का एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करके हम होल्डिंग सर्किट को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एनो कॉन्टेक्ट लगा दिया। एनो कॉन्टेक्ट लगाने के बाद यहाँ पे मैंने इसका होल्डिंग सर्किट बना दिया। इतना स्टार्टर का सर्किट तो आपको मालूम होगा ड्यूअल स्टार्टर के बारे में। इसमें कोई डाउट है क्या? आप पूछ सकते हो। नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, वीडियो क्लियर आ रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। ठीक है, पिछले क्लास हाँ, जैसे सर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना आज की क्लास में? नहीं सर। ओके ओके, चलिए नहीं सर, नहीं। ठीक है। तो ये जो स्टार्टर है, ये मतलब ये एक कंट्रोल सर्किट जो मैंने बनाया है सिंपल सा कंट्रोल सर्किट है, जहां पे ड्यूअल स्टार्टर बनाया गया है। और ड्यूअल स्टार्टर के लिए हमने यहाँ पे एक रिले का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इतना सर्किट केवल बनाया गया है केवल सर्किट को चालू रखने के लिए। अब जब हम सर्किट को चालू कर देंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पे दो अलग अलग कॉन्टेक्टर को चालू करना है। तो कॉन्टेक्टर यहाँ पे बना देता हूं। ये क्या हो गया? फर्स्ट मोटर को चालू करने के लिए जो कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करेंगे उस कॉन्टेक्टर का कॉइल। ठीक है, फर्स्ट के लिए तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे A, और इसके बगल में यहीं पे एक और बना देता हूं। ये हो गया सेकेंड वाले कॉन्टेक्टर का कॉइल, मतलब कि कॉन्टेक्टर B। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमें इन दोनों को चालू करना है। तो चालू करने के लिए न्यूट्रल सप्लाई हम डायरेक्टली देते हैं, जिससे कि हमें ज्यादा टेंशन ना रहे कि न्यूट्रल सप्लाई भी कनेक्ट करना है। ठीक है, न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब बताओ कि इन दोनों कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए कहां से पावर सप्लाई मुझे देना चाहिए? कहां से? यहाँ पे जो सर्किट है, इस सर्किट में कहां से मुझे पावर सप्लाई यूज करना चाहिए और किस लिए? रिले से करेंगे। कहां रिले से? के ऊपर से। रिले से। रिले के, रिले 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 अपना ये रिले जो है इसके कॉइल से यहाँ से उठाऊं पावर सप्लाई, यस सर। यहाँ से पावर सप्लाई ले जाऊं, ऐसा? नहीं सर, रिले का जो एनो कांटेक्ट है ना सर, एनो कॉन्टेक्ट से लगा दूं। वहां ठीक के है, नीचे से। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ ऐसे,
और इससे पावर सप्लाई यहाँ पे डायरेक्टली दे देता हूँ। क्या ये सर्किट सही है? ऐसा पावर सप्लाई जाएगा तो सही से काम करेगा, आगे का जो सर्किट बनेगा। क्या लगता है आपको? नहीं सर, क्यों नहीं? सही लगता है, तो नहीं सर। सही है। क्या दिक्कत है इसमें? देखो क्या हो रहा है कि स्टार्ट बटन को दबाएंगे, ये रिले चालू होगा, होल्डिंग सर्किट बन जाएगा, होल्डिंग सर्किट बनाने के बाद इस सर्किट में पावर सप्लाई जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये रिले केवल यूज करें किस लिए? हमें सर्किट को चालू रखना है, इसलिए सर्किट को ऑन रखने के लिए हम इस रिले का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाले रिले का। तो ये रिले जब चालू हो जाएगा तो इसके आउटपुट से देखो क्या होगा कि ये यदि बंद रहता है तो यहाँ पे पावर सप्लाई तो अवेलेबल रहेगा बंद कंडीशन में, और यहाँ पे भी रहेगा। तो इस जगह से तो हम यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसको बंद करने के बाद तो सर्किट में पावर सप्लाई जाते रहेगा। तो यहाँ पे इस रिले का जो आउटपुट है, मतलब कि जहां पे पावर पुश बटन को प्रेस करने के बाद पावर सप्लाई जब आए, जब हम इसको चालू करें, ये चालू जब हो जाएगा, चालू होने के बाद जहां पे पावर सप्लाई आएगा उस जगह से हम इसका पावर सप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं आगे के सर्किट को फ्लो करवाने के लिए। क्योंकि इसको यदि हम बंद कर देंगे तो दोनों मोटर को हमें बंद करना है परमानेंटली। तो परमानेंटली बंद करने के लिए इसके ऑफ होने के बाद इस वाले सर्किट में पावर सप्लाई फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा करूं, यहां से मैं कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, यहां से पावर सप्लाई डायरेक्टली इस जगह से फ्लो होगा ना, कि नहीं फ्लो होगा कि नहीं? अगर मैं इसको बंद भी रखूं तो क्या होगा, पावर सप्लाई यहां से आएगा। आप देखो यहां से पावर सप्लाई फ्लो हो रहा है, यहां से इधर जाएगा, इधर से पावर सप्लाई इसमें, और इधर से पावर सप्लाई इसमें, यहां से होते हुए। ठीक है, तो डायरेक्टली पावर सप्लाई मिल जाएगा। तो ये कनेक्शन हमारा पूरा गलत है। हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पे ये जो हमारा एनो कॉन्टेक्ट है, एनो कॉन्टेक्ट के आउटपुट से हम पावर सप्लाई यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट पावर सप्लाई नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि जैसे हम इस रिले को चालू करेंगे तुरंत दोनों कॉन्टेक्टर हमारा जो है वो चालू हो जाएंगे, और हमें हमारा जो कंडीशन था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम दोनों को एक साथ चालू नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे सबसे पहले इसको चालू करना है, और ये रिले जो है, ये कॉन्टेक्टर जो है, ये कॉन्टेक्टर हमारा 30 मिनट के लिए रन होगा, फिर उसके बाद ये रन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बात हो रही है टाइम के बारे में। हमें इसको पहले 30 मिनट के लिए चालू करना है, सबसे पहले इसको चालू करना है 30 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि 30 मिनट के बाद इसका पावर सप्लाई कट जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बताइए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे टाइमर का यूज करना पड़ेगा। अब टाइमर कौन सा है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहाँ पे हमें ऑन डिले टाइमर जो है उस टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन डिले टाइमर का इस्तेमाल हमें करना है। तो चलिए प्रॉपर तरीके से सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे तो मैं यहाँ से एक पावर सप्लाई के लिए एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ से पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा। अब इसके साथ में मैंने बताया कि टाइमर के जरिए हमें इसको बंद करना है। तो बंद करने के लिए हम यहाँ पे एक टाइमर यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक टाइमर बना देता हूँ मैं। ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल किसका होता है? टाइमर। टाइमर का। कौन से टाइप का टाइमर है ये? ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर है। जो सिंबल होता है, सिंबल ही हमें बता देता है कि वो डिवाइस कौन सा है। यदि यहाँ पे इस प्रकार से पूरा कलर किया हुआ होता, मतलब कि पूरा का पूरा फुल होता इस प्रकार से, तो ये हमारा हो जाता ऑफ डिले टाइमर। ठीक है, फिलहाल के टाइम पे हम यहाँ पे ऑन डिले टाइमर इस्तेमाल करें, तो इसके लिए हमें बीच में इस प्रकार से क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंबल हो गया ऑन डिले टाइमर का। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ T1। T1 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे 2 टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा पूरा सर्किट में। ठीक है, अब इसको ऑपरेट करने के लिए आपको मालूम है न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। न्यूट्रल सप्लाई के लिए मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब फेज सप्लाई कहां से प्रोवाइड करूं? क्या लगता है हमें कहां से फेज सप्लाई प्रोवाइड करना हो चाहिए इसको? चलिए सर जो कॉन्ट्रैक्टर की इनपुट है ना, एक ए मोटर की, वहां से ले सकते हैं सर, वहां से ले सकते हैं, और वहां से ले सकते हैं सर। हाँ, वहां से ले और सकते साथ में हैं। सर वहां पे देखिए बता और रहा हूं। ऊपर इंटरलॉकिंग दे देंगे सर। हाँ, हो जाएगा। वैसे बताता हूँ, आपका कंडीशन बताता हूँ मैं। यदि मैं यहाँ पे और इस टाइमर को यहाँ पे बना देता हूँ फिर से। ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइमर है, इस टाइमर को न्यूट्रल सप्लाई दे दिया और फेज सप्लाई इस कॉन्टेक्टर के साथ पैरेलल कर दिया। मतलब कि जब ये कॉन्टेक्टर चालू होगा तभी रिले, ये टाइमर चालू हो, और टाइमर जब चालू होगा तब कॉन्टेक्टर चालू, ऐसा कर दिया मैंने। मतलब कि पैरेलल दोनों में पावर सप्लाई साथ में जाए, ऐसा कर दिया। अब इसके ऊपर में मैंने यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट ले लिया टाइमर का। ये कौन सा है? तो हमारा टाइमर T1 जो है, ये वाला। एक मिनट, दिख रहा है क्या येलो कलर? ठीक है, मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे एक टाइमर है मेरे पास में, इसको न्यूट्रल सप्लाई दे दिया, फेज सप्लाई मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और बीच में एक एनसी कॉन्टेक्ट लगा के पावर सप्लाई यहाँ से देते हुए यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ऐसा कनेक्शन में यदि करूँ तो क्या दिक्कत आएगा?
दिक्कत यहाँ पे ये आएगा कि जो हमारा टाइमर है, ये टाइमर जब पावर सप्लाई को कट करेगा तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इस सर्किट में पावर सप्लाई तो जा रहा है। अब यहां से पावर सप्लाई यदि आएगा, फिर ये यहाँ पे पावर सप्लाई कट गया, मतलब कि इसके आगे यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं रहेगा। जैसे कि मान लो कि ये टाइमर जो है इसका टाइम कंप्लीट हुआ, टाइम कंप्लीट होने के बाद इसको कट कर दिया, इसको कट करने के बाद यहाँ पे पावर सप्लाई तो नहीं फ्लो होगा, लेकिन जैसे ही टाइमर के पावर सप्लाई कट हुआ तो ये टाइमर जो है ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद क्या करेगा, फिर से इसका टाइमिंग का काउंटिंग करेगा, रीसेट होने के बाद इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट ओपन हुआ था, जब ये ऑपरेट होगा तो ऑपरेट होने के बाद ये ओपन हो जाता है, ठीक है। ओपन होने के बाद जब इसका पावर सप्लाई कट जाएगा तो दोबारा ये रीसेट हो जाएगा, रीसेट होने के बाद एनसी बन जाएगा, और एनसी बनने के बाद दोबारा पावर सप्लाई को यहां से इधर आगे फ्लो करवा देगा, मतलब कि फिर से हमारा कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा, मतलब कि यहां पे सर्किट में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हमें टाइमर को ऐसे जगह पे कनेक्ट करना होगा जिससे कि टाइमर को पावर सप्लाई कंटिन्यूअसली मिलते रहे, पावर सप्लाई कट नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हमारा जो टाइमर है इस टाइमर को इस रिले के साथ कनेक्ट करेंगे। क्यों कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है रिले तो हमेशा हमारा चालू रहेगा, तो रिले हमेशा चालू रहेगा तो इस टाइमर का पावर सप्लाई कट नहीं होगा, और इसके पावर सप्लाई कट ना होने की वजह से ये कॉन्टेक्टर हमारा परमानेंटली ऑफ रह सकता है, लेकिन उसको भी हमें बाद में बंद करना पड़ेगा। क्यों बंद करना पड़ेगा, कैसे बंद करेंगे, आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी के टाइम पे हमें इस टाइमर को ऑपरेट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले तो न्यूट्रल सप्लाई देंगे, फिर फेज सप्लाई जो होगा वो फेज सप्लाई आप मल्टीपल जगह से दे सकते हो, चाहे यहां से जो 30 नंबर का टर्मिनल है यहीं से वायर का लूपिंग करके दे दो, या फिर एनो कॉन्टेक्ट जो है या फिर जो स्टार्ट पुश बटन है इसके पैरेलल से यहां से वायर कनेक्ट कर दो, काम हो जाएगा। इतना चीजें आपको समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है इसमें, जी सर आ रहा, आगे ना, नो डाउट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे टाइमर जो है, टाइमर को पावर सप्लाई दे दिया, टाइमर चालू, उसका काम चालू कर देगा, मतलब कि टाइमिंग का काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। कब काउंटिंग करेगा, जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके इस वाले रिले को चालू करेंगे। रिले चालू हुआ, टाइमर का टाइम चलने लगा, काउंटिंग करने लगा, काउंटिंग करते करते ये क्या करेगा, इसका जब टाइम कंप्लीट होगा तो वो इसका जो कॉन्टेक्ट है एनओएनसी कॉन्टेक्ट जो होता है, उस एनओएनसी कॉन्टेक्ट को वो चेंज करेगा। आपको मालूम है टाइमर में हमें 3 कॉन्टेक्ट मिलता है, एक तो मिलता है कॉमन, दूसरा मिलता है एनो, तीसरा मिलता है एनसी। क्या कोई मुझे यहां पे बता सकता है कि कॉमन टर्मिनल का नंबर क्या होता है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे रिले में 13 नंबर होता है A1 के लिए, मतलब फेज सप्लाई देने के लिए, 14 होता है न्यूट्रल सप्लाई, कॉमन होता है 15 नंबर, 16 18 एनसी होता है 16, और एनो होता है 18 नंबर का टर्मिनल। यदि टाइमर पे कॉमन एनो एनसी नहीं लिखा है तो सिंपली आप समझ लीजिएगा 15 नंबर जहां पे लिखा हुआ है, यदि टाइमर का जो आखिरी डिजिट है वो यदि 5 है तो वो हो गया कॉमन, और यदि टाइमर का आखिरी डिजिट 6 है तो वो हो गया एनसी, और यदि टाइमर का आखिरी डिजिट 8 है तो वो हो जाएगा एनो। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक कंडीशन देता हूं, आपका जो टाइमर है उस टाइमर में लिखा हुआ है 25, 26, 28। अब बताओ यहाँ पे कौन सा कॉमन है, 25 कॉमन सर, 25 कॉमन होगा 25 क्योंकि कॉमन, आखिरी में 5 है, ये 5 है तो मतलब कि कॉमन है। अब 26 क्या हो 28 जाएगा, एनसी एनसी, और 28 एनो, एनो ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे बताओ कि ये जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूं मैं ये चीजें, अब बता दो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी देखो टाइमर जो होता है उस टाइमर में कितने कांटेक्ट हैं उस कांटेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यदि टाइमर में केवल एक कांटेक्ट है तो वहां पे 15, 16, 18 नंबर मिलेगा, लेकिन उसी टाइमर में यदि एक और एनओएनसी कांटेक्ट दिया गया है तो वहां पे दूसरा कांटेक्ट जो होगा उसको 25, 26, 28 से रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि फर्स्ट डिजिट जो होता है वो बताता है नंबर ऑफ द कांटेक्ट, नंबर ऑफ द कांटेक्ट जो होगा वो बताएगा 2 नंबर, मतलब कि जो फर्स्ट डिजिट है, और सेकंड डिजिट बताएगा कि कांटेक्ट कौन से टाइप का है, क्या वहां पे कनेक्ट करना है, ठीक है। समझ में आ गया इतना चीजें, सर आ गया। आगे ना मिटा देता हूं इसको मैं, Yes, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि टाइमर जो है, टाइमर का हमारे पास में कॉमन एनो एनसी है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया टाइमर में हमारे पास में कॉमन एनो एनसी है, और फिलहाल के टाइम पे इस वाले सर्किट को, मतलब कि इस वाले कॉन्टेक्टर को हमें सबसे पहले चालू करना है। तो सबसे पहले चालू करने के लिए हमें यहाँ पे टाइमर का कॉमन यूज करना है या फिर सॉरी एनो यूज करना है या फिर एनसी, क्या यूज करना चाहिए, थोड़ा तेज तेज बोलिए, मैं थोड़ा सीरियसली ज्यादा पढ़ा रहा हूँ ना, क्या लगता है क्या यूज करना चाहिए, कोई बता सकता है, एनो यूज करूँ या फिर एनसी, एनो एनो,
एनो कॉन्टेक्ट मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है, एक मिनट, वेट। एनो कॉन्टैक्ट KT1। एनो कॉन्टेक्ट यूज नहीं करेंगे हम, यहाँ पे यूज करेंगे एनसी कॉन्टेक्ट। एनसी क्यों एनसी करेंगे? कॉन्टैक्ट क्योंकि आपको मालूम है एनो कॉन्टेक्ट जो पावर होगा सप्लाई। वो पावर सप्लाई को, जैसे एनो कॉन्टेक्ट ये है, यहाँ पे हम पावर सप्लाई यदि कनेक्ट कर देंगे तो वो पावर सप्लाई को आगे फ्लो नहीं करवाएगा। और मैंने आपको बताया इसको हमें सबसे पहले चालू करना है। एनो कॉन्टेक्ट मतलब कि ये जो कॉन्टेक्टर है इसको हमें सबसे पहले चालू करना है, तो यहाँ पे हम एनो यूज नहीं करेंगे। एनो यूज करेंगे तो पावर सप्लाई आगे नहीं जाएगा, तो ये चालू नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा एनसी। एनसी पावर सप्लाई को हमेशा फ्लो करवाते रहता है। ऑन डिले टाइमर का वर्किंग आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे इसको यूज करने से पहले जब लाइव क्लास स्टार्ट होगा तो वहां पे मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। डेमो क्लास में ज्यादा चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अभी के टाइम पे समझो कि टाइमर जो है, इस टाइमर का हमें एनसी यूज करना पड़ेगा और एनसी के जरिए पावर सप्लाई यहाँ पे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे यदि मैं ऑफ डिले टाइमर यूज करता ना तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होगा वो सब चीजें आगे लाइव क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप लोग मुझे वहां पे सवाल पूछना, जब टाइमर के बारे में बात होगा तो वहां पे पूछना कि सर ऑफ डिले टाइमर कैसे वर्क करता है, वहां पे पूरा चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल के टाइम पे ऑन डिले टाइमर है, ऑन डिले टाइमर का यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट हमें यूज करना पड़ेगा। तो एनसी कॉन्टेक्ट जो होगा, मैं यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट बना देता हूँ। ये एनसी कॉन्टेक्ट है, किसका है? तो टाइमर 1 का। टाइमर 1 का एनसी कॉन्टेक्ट मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इस एनसी कॉन्टेक्ट को पावर सप्लाई हम डायरेक्टली इसके जरिए प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, और इसके आउटपुट से पावर सप्लाई यहाँ पे चला जाएगा इस वाले कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए। मतलब कि ये कॉन्टेक्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हम स्टार्ट बटन को दबाएंगे। चालू होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना। स्टार्ट बटन को प्रेस किया, रिले चालू, टाइमर चालू, कॉन्टेक्टर ये वाला फर्स्ट वाला चालू, मतलब कि फर्स्ट मोटर चालू हो गया। अब यहाँ पे ये जो टाइमर है, इस टाइमर में हमें टाइम सेट करना पड़ता है। टाइम जैसे ही हम सेट कर देंगे, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 30 मिनट का मैंने टाइम सेट कर दिया। 30 मिनट का टाइम सेट करने के बाद क्या होगा? 30 मिनट के बाद ये एनसी कॉन्टेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद इस वाले कॉन्टेक्टर को बंद कर देगा। एनसी हो जाएगा। क्या चीज? ठीक है, तो ये कॉन्टेक्टर जो है, ये कॉन्टेक्टर हमारा बंद हो जाएगा। अब इसके बंद होने के बाद अब यहाँ पे हमें चालू करना है सेकेंड वाले कॉन्टेक्टर को, मतलब कि सेकेंड वाले मोटर को। सेकेंड वाले मोटर को चालू करने के लिए सेम तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा। हमें क्या करना होगा? यहाँ पे सबसे पहले तो न्यूट्रल सप्लाई हमारे कॉन्टेक्टर को देना है, इसको दे दिए। अब फेज सप्लाई देना है, तो फेज सप्लाई किसके जरिए जाएगा? तो टाइमर का एनो कॉन्टेक्ट के जरिए जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इस टाइमर का जब टाइम कंप्लीट होगा, तो टाइम कंप्लीट होने के बाद इसको तो बंद कर देगा और उसके बाद इसको चालू करना है, तो हम उसका एनो कॉन्टेक्ट के जरिए इसको क्लोज करवा देंगे, जिससे कि पावर सप्लाई आगे फ्लो होके उसको चालू कर दे। तो मैं यहाँ पे एक एनो कॉन्टेक्ट बना देता हूं। समझ में आया एनो क्यों यूज कर रहा हूं? जी सर समझ गया। ठीक है, T1 टाइमर जो है उस टाइमर का एनो कॉन्टेक्ट में यूज करूंगा, और उसको पावर सप्लाई जो है वो पावर सप्लाई हमारा यहां से चला जाएगा इस प्रकार से डायरेक्टली। तो इतना सर्किट मैंने बना दिया। क्या इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमारा जो लॉजिक था पूरा, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग पूरा सर्किट वर्क करेगा? बस सर। नहीं, वो करेगा सर। करेगा बिल्कुल करेगा। लेकिन क्या होगा? फर्स्ट टाइम पे जब हमें इस वाले स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा, रिले चालू होगा, टाइमर चालू होगा, उसके बाद ये जो कॉन्टेक्टर है, फर्स्ट वाली मोटर जो है वो मोटर चालू हो जाएगा। फर्स्ट मोटर कितना देर रन करेगा? 30 मिनट, क्योंकि टाइमर में हमने 30 मिनट का टाइम सेट किया है। 30 मिनट के बाद इस वाले मोटर को बंद कर देगा, बंद करने के बाद इसको चालू कर देगा। अब इसको चालू करते ही क्या होगा? ये रन करते रहेगा। कब तक रन करेगा? जब तक कि आप यहाँ पे इस सर्किट को पूरा बंद ना करो। कब तक? जब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे तब तक ये चालू रहेगा। लेकिन हमारा कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि जब हमारा सेकंड मोटर चालू हो तो वो भी केवल 30 मिनट के लिए रन करना चाहिए, उसके बाद उसको भी ऑफ करके फर्स्ट वाले मोटर को हमें चालू करना है दोबारा। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरा टाइमर यूज करना। दूसरा टाइमर यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल। ऑन डे टाइमर की जगह से प्रेशर रिले लगा दे दो टाइमर। कौन सा रिले यूज करना पड़ेगा? प्रेशर टाइमर वाला प्रीसेट टाइमर। ये टाइमर के बारे में मैंने सुना नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए कौन किस टाइप से वर्क करता है ये। प्रीसेट टाइमर नहीं बोलते एक हैं, कॉन्टैक्ट ओपन होने के बाद दूसरा उसको इम्पल्स टाइमर बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क के वजह ये जो होता है, जैसे कि आपको यदि किसी दो डिवाइस को ठीक है। अल्टरनेट में रन करवाना हो तो उसके लिए एक रिले आता है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स रिले, या फिर इम्पल्स टाइमर भी आप उसको बोल सकते हो। या फिर लोकल भाषा में, आमतौर के भाषा में बोलना चाहो तो रिवर्स फॉरवर्ड वाली टाइमर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। 3 नाम से आप जान सकते हो, इम्पल्स रिले, इम्पल्स टाइमर, या फिर रिवर्स फॉरवर्ड वाली टाइमर।
उस टाइमर के बारे में अभी थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। फिर पिक्चर के जरिए, अभी तो मैं यहाँ पे इस टाइप से बता रहा हूँ, पिक्चर का यूज करके वायरिंग करेंगे, फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे, दोनों चीजें हम करेंगे इस वाले क्लास में, ठीक है। तो इतना चीजें हमने समझ लिए। अब देखो यहाँ पे हमें दूसरा टाइमर यूज करना है। दूसरा टाइमर कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें टाइमर बनाना है। जल्दी से बताइए कहाँ पे हम मैं टाइमर कनेक्ट कर दूं, तो फास्ट लेके चलेंगे, ज्यादा स्लो हो रहा है जो, तो बताइए कहाँ पे मैं सेकंड टाइमर को कनेक्ट करूं। हमें यहाँ पे सेकंड मोटर के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर यह है कि सेकंड मोटर जब चालू होगा उसी टाइम पे हमें काउंटिंग करवाना है। जो चीज का काउंटिंग करवाना है, जिसके चालू होने के बाद काउंटिंग करवाना है, उसी के साथ में टाइमर को कनेक्ट करेंगे, जिससे कि उस चीज को पावर सप्लाई जब हम दें तो टाइमर को भी पावर सप्लाई उस टाइम जाए और टाइमर हमारा काउंटिंग करना स्टार्ट कर दे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे टाइमर का टाइमर ले लिया, टाइमर को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक टाइमर ले लिया, टाइमर को पावर सप्लाई न्यूट्रल सप्लाई दे दिया, फेज सप्लाई जो जाएगा वो इस टाइमर के साथ में जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फेज सप्लाई का एक वायर का लूपिंग, 1 मिनट, यहां से एक वायर का लूपिंग करते हुए इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूं। इतना काम कर दिया मैंने। अब बताओ मुझे यहाँ पे सेकंड मोटर को दोबारा चालू करवाना है। इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए कि जिससे कि सेकंड मोटर ऑटोमेटिकली चालू हो जाए बिना इस सर्किट को बंद किए। यदि मैं इस सर्किट को बंद कर दूंगा तो पूरा चीजें ऑफ हो जाएगा। अभी के टाइम पे केवल मुझे ऐसा करना, कुछ ऐसा करना है जिससे कि ये कॉन्टेक्टर जो है, ये कॉन्टेक्टर दोबारा चालू हो जाए और ये बंद हो जाए जब इस टाइमर का जो टाइम है, सेकंड टाइमर हमारा है T2, सेकंड टाइमर है, सेकंड टाइमर का टाइम जब कंप्लीट होगा तो केवल मुझे इसको दोबारा चालू करवाना है। तो इसके लिए क्या करूं सर, T2 टाइमर का NO कॉन्टैक्ट यूज कर सकते हैं। ज्वाइन कितने, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये जो टाइमर है ना, T1 टाइमर, सॉरी T2 टाइमर का NC कॉन्टैक्ट इस वाले सर्किट में यूज करना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पे ये जो टाइमर है, ये टाइमर हमारा कट जाए, इसका पावर सप्लाई जो है वो ब्रेक हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक NC कॉन्टैक्ट लगाऊंगा। किसका होगा, तो ये टाइमर 2 का होगा NC कॉन्टैक्ट। टाइमर 2 का NC कॉन्टैक्ट यहाँ पे लगा दूंगा, जिससे कि इसका पावर सप्लाई कट जाए और कटने के बाद यहाँ से दोबारा, मतलब कि यहाँ से पावर सप्लाई कटेगा तो ये टाइमर हमारा रीसेट हो जाएगा। इसके रीसेट होने के बाद ये जो यहाँ पे सर्किट है, ये सर्किट भी हमारा रीसेट हो जाएगा। इसमें होल्डिंग सर्किट नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे होल्डिंग सर्किट ना होने की वजह से, स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को, वीडियो विजिबल नहीं है, कोई दूसरा कुछ कर रहा है। पिन करिए ना सर। तो यहाँ पे हमारा जो, क्या बोल रहा था मैं, ये जो टाइमर है, इस टाइमर का जब इसका पावर सप्लाई यदि कट करेंगे तो टाइमर जो है, ये टाइमर रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे जो NC कॉन्टैक्ट बना, NO कॉन्टैक्ट बना था, जब इस टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा तो यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट बनेगा। तो इसके ओपन होने के बाद जो पावर सप्लाई यहाँ पे कट के था वो दोबारा यहाँ पे चालू हो जाएगा, NC बन जाएगा, पावर सप्लाई जाने लगेगा तो ये चालू हो जाएगा। और इसी टाइमर का, कौन सा टाइमर, यहाँ पे फर्स्ट वाले टाइमर का NO कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया था, तो इसका पावर सप्लाई आगे फ्लो होना बंद हो जाएगा, जिससे कि ये टाइमर भी रीसेट हो गया, ये कॉन्टैक्टर भी बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सर्किट है, इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमारा जो पूरा लॉजिक है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? नो सर। ठीक है, तो ये नहीं सर। ये हमारा पूरा कंप्लीट सर्किट है। इस सर्किट का यूज करके हम चाहें तो 2 मोटर को अल्टरनेटली रन करवा सकते हैं। और कितना देर तक रन करेगा डिपेंड करता है कि हमने फर्स्ट टाइमर में कितना टाइम सेट किए और सेकंड टाइमर में कितना टाइम सेट किए। जो टाइम आप सेट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका मोटर यहाँ पे हेलो। तो ये हो गया हमारा इसका। अब इसके बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा था इंपल्स टाइमर के बारे में, ठीक है। तो इंपल्स टाइमर जो होता है वो ये वाला होता है। अब इस टाइमर का यदि हम यूज करेंगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से हमारा पूरा सर्किट बन जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे पास में जो है ये टेंस कंपनी का, ये तुर्की का कंपनी है, इंडिया में दूसरे नाम से मिल जाएगा, लेकिन रिले जो होता है उस रिले का नाम इंपल्स टाइमर, या फिर आप रिवर्स फॉरवर्ड टाइमर के नाम से भी मांग सकते हो, या फिर इंपल्स रिले के नाम से आप इसको परचेज कर सकते हो या फिर देख सकते हो, ठीक है। अब इनका जो वायरिंग है ना, वायरिंग बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले तो एमसीबी जो है, यहाँ पे मैं एमसीबी इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो कंट्रोल सर्किट मैं नहीं बना रहा हूँ, कंट्रोल सर्किट बनाऊंगा तो थोड़ा सा लंबा क्लास हो जाएगा, तो मैं सिंपल रखने के लिए यहाँ पे एमसीबी इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अच्छा, एमसीबी को कनेक्शन करने से पहले थोड़ा सा इंपल्स रिले जो है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। इंपल्स रिले जो होता है ना, इसमें देखो आपको सेम चीज मिलेगा, A1 टर्मिनल मिलेगा, A2 टर्मिनल मिलेगा। A1 A2 किसके लिए, फेज सप्लाई के लिए, और A2 है न्यूट्रल के लिए, ठीक है। तो फेज और न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा इस वाले रिले को चालू रखने के लिए। जैसे कॉन्टेक्टर को चालू रखने के लिए A1 A2 पे फेज न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ता है, सेम उसी प्रकार से इस वाले रिले को चालू रखने के लिए A1 A2 पे पावर सप्लाई देना पड़ेगा। जैसे हमने कंट्रोल सर्किट बनाया, उस कंट्रोल सर्किट में क्या किया हमने यहाँ पे
एक रिले लगाए अलग से कंट्रोल सप्लाई को चालू रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे यदि हम इंपल्स रिले इस्तेमाल करेंगे तो इसको पावर सप्लाई दे देंगे तो ये हमेशा चालू रहेगा। अब इसमें यहाँ पे मिलेगा हमें NO-NC कॉन्टैक्ट, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे 2 नंबर का टर्मिनल, 1 नंबर का टर्मिनल और 3 नंबर का टर्मिनल है। 2 नंबर टर्मिनल इसका कौन सा हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है। तो 2 नंबर का टर्मिनल जो है ये इसका कॉमन है, तो कॉमन पे हम पावर सप्लाई दे देंगे, फेज सप्लाई, और इसका NO-NC कॉन्टैक्ट के जरिए हम इन 2 कॉन्टैक्टर को चालू बंद करवा सकते हैं। जिस भी मोटर को आप सबसे पहले चालू करना चाहते हो उसके लिए NC कॉन्टैक्ट, जिसको बाद में चालू करना चाहते हो उसके लिए NO कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये कौन सी कंपनी का है? ये टेंस कंपनी का है, ठीक है। इंडिया में नहीं मिलेगा ये वाला, दूसरे कंपनी का नाम मिल सकता है आपको, और उसका मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, सेलेक्ट कंपनी में मिल जाएगा ये वाला टाइप रिले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपल्स रिले। इसमें आपको मिलेगा सेटिंग, आप देखो टाइम ही सेट करना पड़ेगा कि कितना टाइम के लिए हमें मोटर को चालू रखना है, कितने देर के लिए बंद रखना है। इसके लिए आप देखोगे यहाँ पे टोटल 4 नॉब दिया गया है। चारों नॉब में से सबसे पहले जो यहाँ पे ये वाला जो नॉब है, ये वाला नॉब और ये वाला नॉब, ये होता है टाइम रेंज सेलेक्ट करने के लिए। आप लोगों को दिख रहा है ये? इसको और जूम करूँ क्या? दिख रहा है सर दिख इसका रहा है। टाइम सही नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर। तो यहाँ पे जल्दी से समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टाइमर है, यहाँ पे ये जो नॉब है ब्लू कलर का, ये होता है टाइम रेंज सेलेक्ट करने का, मतलब कि कितना टाइम आपको चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि आप 10 सेकंड का टाइम रेंज चाहते हो, 100 सेकंड का, 100 मिनट का, और 10 मिनट का, 100 मिनट, 10 घंटे, 100 घंटे, कितना टाइम रेंज चाहिए आपको। मान लीजिए कि आपको टाइमर में टाइम सेट करना है 4 घंटे का, तो 4 घंटे का टाइम सेट करने के लिए कितना टाइम रेंज सेलेक्ट करोगे आप? यहाँ पे आपको यहाँ पे 10 आवर का टाइम रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि इस नोब को रोटेट करते हुए इस वाली जगह पे लेके आना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 घंटा जो है, 4 घंटे जो है, 4 आवर जो हमारा है, वो कब टाइम आएगा? जब हम 10 आवर का सिलेक्शन करेंगे। इसके पहले क्या है? 100 मिनट का है। 100 मिनट कितना हुआ? केवल 1 घंटा और 40 मिनट। तो 1 घंटे 40 मिनट में तो हमारा 4 घंटे कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 10 घंटे का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब 10 घंटे का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम टाइम को सेट करते हैं, मतलब कि यदि आप यहाँ पे 10 घंटा सेलेक्ट कर लिए तो टोटल यहाँ पे जो 0.1 से लेके 10 तक का जो टाइम होगा वो टोटल हो जाएगा 10 घंटे के लिए, मतलब कि 10 आवर का टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पे 100 आवर का सिलेक्शन कर दूं तो यहाँ पे 10 जो है ना, इस तक यदि मैं रोटेट कर रहा हूँ तो एक 100 घंटे का टाइम टोटल सेट हो जाएगा। समझ में आया? इतना जी चीज, सर समझ गया। ठीक है। तो ये जो नॉब है, इस नॉब को ये हम सेलेक्ट करेंगे किस पे? 10 घंटे पे। उसके बाद 10 घंटे को हम डिवाइड करेंगे, कितना घंटे चाहिए? 4 घंटे। तो यहाँ पे 4 के सामने इसको सेलेक्ट कर देंगे तो 4 घंटे का टाइम सेट हो जाएगा। कौन सा टाइम सेट हुआ? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑन टाइम। ऑन टाइम कितने देर तक आपको ऑन रखना है उसका टाइम यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब इस टाइम अरे भैया ब्लूटूथ क्यों नहीं कनेक्ट हो रही है? इससे आवाज नहीं आ रही है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो सेकंड नॉब है, ये सेकंड नॉब होता है ऑफ के लिए, मतलब कितना देर तक आपको दोनों कॉन्ट्रैक्टर को ऑफ रखना है उसके लिए टाइम सेट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑन के बाद में ऑफ का स्विचिंग कराने से पहले आपको यदि थोड़ा सा टाइम डिले रखना है तो आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो। यदि टाइम डिले नहीं रखना है तो 10 सेकंड सेलेक्ट करो और यहाँ पे मिनिमम पे कर दो तो तुरंत ही स्विचिंग हो जाएगा। कुछ मिली सेकंड का डिले आएगा लेकिन स्विचिंग हो जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हो कि 1-2 मिनट बंद रहे फिर दूसरा स्विचिंग हो तो उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। सिलेक्शन करने का भी सेम तरीका है। सबसे पहले टाइम रेंज सेलेक्ट करिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम बन जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लो कितना टाइम आपको सेट करना है, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो इसका वायरिंग करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना होगा, जो आपका एमसीबी है उस एमसीबी को फेज ठीक है सप्लाई सर। कनेक्ट कर दो, फिर न्यूट्रल सप्लाई लाके आप यहाँ पे डायरेक्टली एमसीबी के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब एमसीबी को जब चालू करेंगे तो एमसीबी के आउटपुट से फेज सप्लाई हमें न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करते पहले न्यूट्रल सप्लाई को जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद रेड इन कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर ये रेड बटन किस लिए है दोबारा से सर? कौन सा रेड बटन? ये वाला, ये टाइम सेट करने के लिए होता है और ब्लू वाली जो होता है टाइम रेंज सेलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है सर। ठीक है। वो पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट करेगा सर, रेड वाला हाँ, पर्टिकुलर ये टाइम क्या होता है, इसका जो टाइम है 0.1 से लेके 0.10 ये इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ब्लू वाली नॉब है इसको यदि हम 100 सॉरी मान लो कि अभी के टाइम पे हमने 10 मिनट पे सेलेक्ट कर लिए तो 10 मिनट पे, हाँ डिवीजन फैक्टर, आवाज नहीं आ रही सर। सॉरी डिवीजन फैक्टर होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं इस वाले नॉब को 10 मिनट पे सेलेक्ट किया तो इसका जो पूरा टाइम हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 मिनट हो जाएगा। यदि मैं इसको 100 आवर पे सेलेक्ट करूँ तो टोटल टाइम हो जाएगा 100 आवर। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेंज बन जाता है कि 5 सेलेक्ट करने पे 100 का आधा हो जाएगा, 10 सेलेक्ट करोगे तो 10 का आधा हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई हमने कनेक्ट कर दिए।
अब फेस सप्लाई लेना है, फेस सप्लाई को ले जाके A1 पे कनेक्ट कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो हमारा इंपल्स रिले है ये ऑन हो जाएगा। अब इसके ऑन होने के बाद यहाँ पे हमें इन दो कॉन्टेक्टर को चालू बंद करना है। चालू बंद करने के लिए सबसे पहले इसका जो कॉमन टर्मिनल है, यहाँ पे कॉमन टर्मिनल है, कॉमन टर्मिनल पे हम यहाँ पे फेस सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। कॉमन टर्मिनल पे पावर सप्लाई मिल गया। अब ये कॉमन पावर सप्लाई हमारा एनसी पे और एनओ पे मूव होते रहेगा। कैसे मूव होगा? तो ये जो रिले किस प्रकार से मूव करवाता है टाइम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले पावर सप्लाई कहाँ से फ्लो होगा? एनसी से कि एनओ से? एनसी से सर। एनसी सर्किट से फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा? क्योंकि एनसी कॉन्टेक्ट सबसे पहले पावर सप्लाई को जनरेट करता है। तो एनसी कॉन्टेक्ट से पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो इसको हम ले जाके डायरेक्टली पहले वाला जो मोटर है, मोटर ए जो होगा हमारा, मान लीजिए ये हमारा मोटर ए के लिए कॉन्टेक्टर है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ मोटर ए, ठीक है। तो मोटर ए, तो मोटर ए जो हमारा है उसको चालू करने के लिए फेस सप्लाई मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट जो होगा, उस एनो कॉन्टेक्ट का यूज करूंगा मैं मोटर बी को चालू करने के लिए। मोटर बी कब चालू होगा? जब टाइमर का टाइम कंप्लीट होता है, उसके बाद में मोटर बी जो है वो मोटर बी हमारा यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे इन दोनों को ऑपरेट करने के लिए, कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल सप्लाई भी चाहिए। तो न्यूट्रल सप्लाई आपको मालूम है डायरेक्टली जो हमारे पास में है अवेलेबल है, वहीं से एक वायर का लूपिंग करेंगे और इसको सबसे पहले यहाँ से लेके जाएंगे और इसको न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, फिर यहाँ से लेके जाएंगे और यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। कनेक्शन कंप्लीट। अगर यहाँ पे हमें ओवरलोड रिले का प्रोटेक्शन देना होता तो क्या करना पड़ता? रिले के एनसी पॉइंट से फेस इनपुट करते सर। ठीक है, बिल्कुल। हमें यहाँ पे यदि एनसी कॉन्टेक्ट यूज करना होता ओवरलोड रिले का, तो हम क्या करते हैं, फेस सप्लाई जो डायरेक्टली हमने यहाँ पे कनेक्ट किए उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये फेस सप्लाई यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। इसके लिए हमें यहाँ पे जो हमारा ओवरलोड रिले है, उस ओवरलोड रिले का जो एनसी कॉन्टेक्ट है, जैसे कि मैं लिखा हूँ, और सबसे पहले एनसी कॉन्टेक्ट से पावर सप्लाई लिया, इसको लेके गया और इस ओवरलोड रिले का जो एनसी कॉन्टेक्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है 95 नंबर और 96 नंबर का टर्मिनल एनसी होता है, तो उस एनसी कॉन्टेक्ट पे पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। फिर एनसी कॉन्टेक्ट के आउटपुट से, मतलब कि 96 नंबर टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करते हुए यहाँ से पावर सप्लाई ले जाके मैं A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। आया समझ में? हाँ सर। बिल्कुल, ठीक है। फिर एनो कॉन्टेक्ट जो है ना, एनो कॉन्टेक्ट से एक वायर को लेके जाएंगे और इसको ले जाके हम यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारा A1 टर्मिनल, सॉरी ये वाला जो एनसी कॉन्टेक्ट है, इस एनसी कॉन्टेक्ट पे कनेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ से पावर सप्लाई को ले जाके इस वाले A1 टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ डाउट है इसमें? सर रिले का आप दोबारा बताइए सर। ठीक है, तो क्या चीज बोले, मैं सुन नहीं पाया। हाँ जी, सर इस रिले का नाम बताइए दोबारा, क्या है? इंपल्स रिले बोलते हैं इसको, इंपल्स रिले, या फिर रिवर्स फॉरवर्ड रिले भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा हमारा कंप्लीट वायरिंग हो गया, जहां पे हम एक दो मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करवाने के लिए बना सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज का प्रैक्टिकल करके दिखाने की आवश्यकता है क्या? मैं अभी जो प्लान बनाया था वो बनाया था इसी वाला इंपल्स रिले का यूज करते हुए पूरा प्रैक्टिकल दिखाने के लिए आपको। ठीक है, सेम तरीके से वायरिंग होगा जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। एमसीबी का यूज करके इसको पावर सप्लाई देंगे, फिर इसके जरिए हम यहाँ पे दो अलग अलग कॉन्टेक्टर को पावर सप्लाई देके रन करवा सकते हैं। इंपल्स रिले को यदि आप देखना चाहते हो तो मेरे पास में अवेलेबल है, आप देखोगे यहाँ पे ये वाला इंपल्स रिले, इसका यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हूँ। ठीक है, तो इस इंपल्स रिले का यूज करके हम पूरा यहाँ पे मोटर को रन करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ डाउट है, कुछ सवाल जवाब? नो डाउट सर, ठीक है, ऑल क्लियर हो क्लियर गया? आप समझाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो डेमो क्लास को मैं एंड करने से पहले, ठीक है, प्रैक्टिकल मैं नहीं दिखा रहा हूँ अभी के टाइम पे। ठीक है, स्टूडेंट्स शायद बोर हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी जा चुके हैं, तो इस वाले डेमो क्लास को थोड़ा सा और चीज़ें बता के एंड कर दूंगा। उसके बाद से जो हमारा कल से क्लास होगा, जो कि RLC NPLC का क्लास है, ये क्लास हमारा स्टार्ट हो जाएगा। आप में से कोई भी यदि क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी चीज़ को पूछना है क्लास के बारे में कि जो हमारा क्लास होगा कितने बजे होगा, कैसे रन होगा, क्लास को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, तो आप लोग पूछ सकते हो। सर टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग देखिए, क्लास जो होगा वो क्लास हमारा रात को 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक चलेगा। डेली क्लासेस चलेगी, संडे को छोड़ के 45 दिन तक का हमारा प्लान है कि 45 दिन तक हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन यदि हमारा क्लास बाई चांस 45 दिन में कवर नहीं होता है तो थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देंगे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोर्स का फीस 2000 रुपया है, 1800 रुपये में अभी आप ज्वाइन कर सकते हो।
इसके बाद से क्लास जो होता है, इस क्लास को ज्वाइन करने के सर बाद जिसने बैच ले रखा है उसके लिए कुछ छूट है क्या? देखिए ऑलरेडी मैंने 200 रुपये का डिस्काउंट दे चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पे कूपन कोड है लाइव 200, उस वाले कूपन कोड को यदि आप यूज़ करोगे तो आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन कोड है, इस कूपन कोड का यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस वाले वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, यदि यूट्यूब से कोई वीडियो देख रहा है तो उसका लिंक मैंने कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कोर्स का जो एडमिशन होगा वो कल तक चलेगा, क्योंकि कल से हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो 6 जनवरी के बाद में हमारा जो क्लास है उसमें एडमिशन नहीं हो पाएगी, तो लिंक काम नहीं करेगा। तो यदि आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी ज्वाइन कर सकते हो। जो क्लास मिस हो जाएगी वो कहाँ पे देखिए, देखी जाएगी? क्लास यदि आपका मिस हो जाता है तो हम ऐप में उसको अपलोड करेंगे। जैसे कि अभी का जो क्लास है इसको पूरा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये जो क्लास है, इस क्लास, ये डेमो क्लास है, तो डेमो क्लास को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा। साथ ही साथ में इस क्लास को दोबारा से हमारा जो ऐप है उस ऐप में डेमो की तौर पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। डेमो क्लास की जैसे बाकी जो हमारा बाकी लाइव क्लास होगी, जो क्लासेस लिए जाएंगे, मान लीजिए बाई चांस मिस हो गया तो आप दोबारा हमारा जो ऐप है उसमें 1-2 घंटे के बाद में क्लास जब एंड होगा उसके 1-2 घंटे के बाद अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हो। इस सर, कोर्स में क्या क्या रहेगा सर? ये सर कोर्स में क्या क्या रहेगा इसमें 45 डे में? कोर्स में हमारा यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ मैंने आप लोगों को कि जो हमारा कोर्स है वो RLC प्लस PLC का कोर्स है, ठीक है। तो हम आपको सबसे पहले RLC के बारे में सिखाएंगे, जिसका पूरा टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल का, मल्टीमीटर का यूज, NOIC कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं, जो भी आप डिवाइस बोलोगे सर इस डिवाइस के बारे में बता दो, अगर किसी चीज के बारे में आपको स्पेशली डाउट होती है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हो, उसको मैं क्लास में कवर कर दूंगा। इलेक्ट्रिकल थ्योरी जो होती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो होता है, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा था, उसी के जैसे उससे अच्छे तरीके से, उससे बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेगा पूरा क्लास में। अभी मैंने केवल आपको थ्योरिकली बताया, प्रैक्टिकल भी बताना था, लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं प्रैक्टिकल को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ इस वाले क्लास में, ठीक है। प्रैक्टिकल जब हमारा जो कल से क्लास चालू हुआ तो वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। इसके बाद हमारा जो ड्राइंग का क्लास होगा, जहाँ पे 3 क्लास में लूंगा ड्राइंग का, जहाँ पे मैं आपको ड्राइंग पढ़ना सिखाऊंगा कि ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, ड्राइंग को पढ़ के कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं, पूरा चीज़ें आपको डिटेल वे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद आएगा हमारा PLC का क्लास। PLC के क्लास में आपको यहाँ पे टोटल ये सब टॉपिक मिलेगा, जहाँ पे PLC का जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो भी चीजें इंडस्ट्री में यूज होता है, जिस टाइप से प्रोग्राम किया जाता है, वो इंडस्ट्री के लेवल पे हम आपको पूरा PLC प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। चाहे PLC का वायरिंग करना हो, PLC का बेसिक प्रोग्रामिंग करना हो, एडवांस प्रोग्रामिंग करना हो, एनालॉग प्रोग्रामिंग करना हो, हाई स्पीड इनकोडर जो आता है उसका यूज करके हाई स्पीड प्रोग्रामिंग करते हैं। मोस्टली कंडीशन में बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, तो वो भी चीज़ें हम सिखाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वो होता है कम्युनिकेशन। PLC, HMI और BFD के बीच में कम्युनिकेशन करवाना सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। उस चीज़ को भी हम आपको पूरा अच्छे तरीके से बेसिक लेवल पे, मतलब कि बेसिक तरीके से सिखा लेंगे, जिससे कि आपके माइंड में वो पूरा का पूरा फिट हो जाए कि आपको यदि कम्युनिकेशन करवाना हो तो कैसे कम्युनिकेशन करवाओगे, चाहे PLC से HMI के बीच में हो, चाहे PLC से BFD के बीच में हो, कैसे कम्युनिकेशन करवाओगे, पूरा चीज़ें वहाँ पे आप सीख जाओगे डिटेल वे में। सर, प्रोग्रामिंग भी सिखाएंगे ना? बिल्कुल, PLC में प्रोग्रामिंग मेन होता है। वायरिंग तो देखो 2 क्लास में आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। एक क्लास में आपको थ्योरी बता दूंगा कि PLC का वायरिंग कैसे करते हैं, उसी क्लास में चाहे तो टाइम बचेगा तो पूरा प्रैक्टिकल वायरिंग करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल वायरिंग में आपको पूरा पैनल डिजाइन करके दिखाऊंगा कि एक पैनल को कैसे पूरा वायरिंग करते हैं, मतलब सेंसर भी लगाएंगे, पुश बटन भी लगाएंगे, लिमिट स्विच भी लगाएंगे, तो पूरा का यूज करके कैसे वायरिंग करना होता है उसको सिखाएंगे, जिससे कि PLC का कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाए। देखो PLC में क्या होता है ना, PLC का वायरिंग करना RLC से भी सिंपल है। अभी जो टाइमर कनेक्शन कर रहे थे उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, हमें सोचना पड़ता है कहाँ कैसे कनेक्ट करें। लेकिन PLC में क्या होगा, PLC यदि आपके पास में है, इसमें है कि PLC जैसे कि ये वाला, इस PLC में हमें इनपुट सिग्नल देना है। इनपुट सिग्नल कहाँ पे आएगा, इसके इनपुट टर्मिनल पे, और आउटपुट टर्मिनल जो है, आउटपुट टर्मिनल से हम हमारे डिवाइस को कॉन्टेक्टर टाइमर रिले जो होगा, सॉरी कॉन्टेक्टर टाइमर रिले बोल रहा हूँ, आरएलसी चला गया, तो आउटपुट टर्मिनल जो है, इस आउटपुट टर्मिनल से जो डिवाइस को हम चालू बंद करना चाहते हैं उसको पावर सप्लाई देते हैं। लेकिन उसको पावर सप्लाई देने से पहले बीच में एक रिले कनेक्ट करते हैं, रिले चैनल बोलते हैं, रिले बोर्ड बोलते हैं, रिले बोर्ड, उस बोर्ड को पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 8 चैनल रिले बोर्ड भी यूज करते हैं, हमारे पास में 8 चैनल वाली है, नहीं सॉरी 4 चैनल वाला रिले बोर्ड है, तो उसका पूरा कनेक्शन करके बताऊंगा। यदि आप एक बार कनेक्शन सीख लिए, समझ लिए कैसे कनेक्शन करना है, तो बाकी आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा वायरिंग करने में। PLC का वायरिंग बहुत सिंपल है, उसके लिए तो आप यूट्यूब वीडियो भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेन कहानी होता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग यदि आप सीख लिए तो आप PLC प्रोग्रामर अच्छे तरीके से बन जाओगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज और है, ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स में हम आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे जो कि ISO प्रमाणित होगा। हमारा हमने सर्टिफिकेशन ले चुके हैं ISO के जरिए, तो उस सर्टिफिकेशन को भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे डिजिटल फॉर्मेट में, उसको आप प्रिंट करवा के उसका यूज कर सकते हो आप।
धन्यवाद आप सभी लोगों का क्लास में जुड़ने के लिए। अगर आप लोगों में से कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ है, ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को, तो डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ऐप के माध्यम से, या फिर यदि आपको लिंक चाहिए कोर्स का तो आप डायरेक्टली मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर कॉन्टैक्ट करके ऐप का मतलब कि कोर्स का लिंक मांग सकते हो। कोर्स का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कल से हमारा क्लास स्टार्ट होगा। जितने लोग भी ज्वाइन हो चुके हैं, तो कल से मैं एक ग्रुप ऑलरेडी बना चुका हूँ। यदि ग्रुप में आप कोर्स ज्वाइन कर चुके हो और ग्रुप में ऐड नहीं हो, तो मेरे को पर्सनल व्हाट्सअप मैसेज कर देना, जिससे कि मैं आपको ऐड कर दूँ ग्रुप में, ठीक है। तो ये वाला मेरा सर, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर वीडियो- मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अगर आपने क्लास ज्वाइन कर लियो तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे हम, ठीक है। वहीं पे आपको लिंक मिलेगा डेली जूम का, मतलब कि जो क्लासेस होगा वहाँ उस क्लासेस का लिंक आपको यहाँ पे व्हाट्सअप पे मिल जाएगा, और जो हमारा रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस होगी वो ऐप में अपलोड हो जाएगा।